बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम से पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्म पढ़ चुके हैं और भी आगे जाके हम काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा जो मौजू होगा, जो टॉपिक होगा, वो राइबोसोम होगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, बल्कि काफ़ी सारे क्लासेस में, जो पिछले क्लासेस है उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो ये प्रोटीन बनता कहाँ है और किस तरह बनता है? हम लोग कहते हैं कि डीएनए जो है वो कोड है, हमारी बॉडी का जो मुकम्मल कोड है, जो हमारे बॉडी का मतलब उसमें अगर हेयर कलर है, आई कलर है, स्किन कलर है, उसमें अगर कोई मसल्स बनते हैं या कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी में बनती है, तो उसके लिए कोड चाहिए होता है और वो कोड डीएनए में पड़ा होता है। लेकिन वो कोड चलो उधर पड़ा होता है, लेकिन इसको बनाता कौन है? अगर इसमें प्रोटीन बन रहा है तो प्रोटीन बनाता कौन है? अगर ये चीज़ें प्रोटीन से बनी है तो प्रोटीन कहाँ बनता है, कौन बनाता है? चलो ठीक है, डीएनए तो उसको कोड दे देता है, लेकिन बनाने वाला जो ऑर्गेनेली है तो वो है राइबोसोम। ये छोटे छोटे फैक्ट्रीज है जो कि हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हमारे लिए प्रोटीन बनाते हैं। हमारे बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं डेली बेस पे, और वो एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो ये कहाँ बनता है, किस तरह बनता है, और उसके जो ऑर्गेनेली है उसको अब हम जो है ना वो डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस हमारा फिर आगे जाके आगे क्लासेस में जो है ना वो टॉपिक आएगा, लेकिन जो उसको बनाने के लिए जो ऑर्गेनेली हमारे सेल्स में मौजूद है तो उसको हम अभी पढ़ेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये बॉडी बनती कहाँ है और ये मतलब इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और इसकी फिजिकल कंपोजिशन क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया? राइबोसोम। राइबोसोम दो लफ्जों से बना है, मतलब राइबोस और सोमा। राइबो जो है वो राइबोस से बना और सोमा जो है वो बॉडी है। और ये जो एक साइंटिस्ट था, प्लाडे उसका नाम था, उसने 1955 में इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, इसकी हम तारीफ इस तरह करते हैं कि ये टाइनी ग्रेन्यूल्स है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दाने किस्म के होते हैं, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। और क्या मतलब? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होते हैं, मतलब ये सबसे छोटे, जितने भी हमारे सेल में तमाम ऑर्गेनेलीज को इकट्ठा किया जाए ना, तो राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जो सबसे छोटी है। ठीक है। और सेगमेंटेशन में हमने ये पढ़ा था, सेल्फ फ्रिक्शनेशन जो टॉपिक था हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने पढ़ा था कि जो सबसे छोटी ऑर्गेनेली है वो राइबोसोम है, और उसके लिए जो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए स्पीड चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए उसकी सेगमेंटेशन के लिए, उसको बिठाने के लिए, उसको अलहदा करने के लिए। सेल्फ फ्रिक्शनेशन में हमने ये काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो ये सबसे छोटी ऑर्गेनेली है और ये वाहिद ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, तो इसका हम करते हैं कि ये 20 नैनोमीटर, देखिए आप साइज देखिए कितना छोटा है इसका, बहुत ही छोटा साइज है इसका। अच्छा, अकर एंड टू फॉर्म। अच्छा, ये दो तरह पड़ा होता है, मतलब राइबोसोम जो है या तो ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड पड़ा होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, और या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाता है, जो कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये दो तरह पड़ा होता है, या तो स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, और या अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ कहलाता है, अगर उसके साथ ये अटैच नहीं है तो फिर वो स्मूथ कहलाता है। अच्छा, दो तरह, तो दो जगहों में ये पाया जाता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन की तरफ जाते हैं कि ये केमिकली किस चीज से बना है। तो ये दो चीजों से बना है, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, मतलब इसका एक बड़ा यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट होता है। बड़ा यूनिट जो है वो 40 यूनिट्स, मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनसे बना होता है, और जो छोटा यूनिट होता है वो तकरीबन 30 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिससे वो बना हुआ होता है। लेकिन बेसिकली आप देखें तो ये प्रोटीन है और उसमें राइबोसोमल आरएनए पड़ा होता है। ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन हम कहेंगे कि इसमें दो चीजें पाई जाती है, एक राइबोसोमल आरएनए और एक होता है क्या? प्रोटीन। ठीक है। तो दो चीजों से ये बना है। फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है।
प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में ये 70s का होता है और यूकैरियोट में ये 80s का होता है और इसके 2 यूनिट होते हैं। मैंने पहले बता दिया कि राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब ये तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जो हम कहते हैं कि ये जो एस है इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, कि 70s और 80s का असल मकसद क्या है। अब स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, एक इसका बड़ा यूनिट है और एक इसका ये रेड कलर में छोटा यूनिट है। आप देखें, ये बड़ा यूनिट और ये छोटा यूनिट। ये बड़ा यूनिट प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बना है, छोटा यूनिट जो है वो भी किस चीज से बना है, प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। ठीक है, तो ये जो है, अगर फर्ज किया, अगर ये हमारे पास प्रोकैरियोट का है तो ये 70s इसकी सेगमेंटेशन रेट होगी, और अगर ये यूकैरियोट्स का है तो इसकी सेगमेंटेशन रेट क्या होगी, 80s होगी। सेगमेंटेशन रेट हम अभी पढ़ते हैं, फिर इसकी यूनिट्स की तरफ जाते हैं। सेगमेंटेशन रेट की तरफ जाते हैं। सेगमेंटेशन रेट क्या है, आपने सेल फ्रैक्शनेशन में पढ़ा होगा कि एक ट्यूब में टिश्यूज को ग्राइंड करके डाल दिया जाता है, ठीक है, और उसको एक मशीन में रखा जाता है जिसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज, अच्छा, ये एक ट्यूब है, इसमें हमने सारे जो है ना मिक्सचर डाल दिया टिश्यू का, ग्राइंड करके इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। घुमाने के साथ क्या होता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो मास के हिसाब से, जिसका वजन जितना ज्यादा होगा वो जल्दी बैठ जाएगा और जिसका वजन जितना कम होगा वो आराम आराम से बैठेगा, नीचे बैठ जाता है। सिंपल मिसाल ले ले, आप पानी में रेत डाल दे, ठीक है, और उसको घुमाए चम्मच से और पानी को टेबल पे रखें, आप देखेंगे रेत पानी के अंदर सस्पेंडेड होगा। थोड़ी देर बाद आप आ जाएंगे तो रेत नीचे बैठ जाता है और पानी साफ सुथरा ऊपर होता है। तो ये जो रेत का जो नीचे का बैठना है ना, ये जो मैकेनिज्म है, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ठीक है, इस ट्यूब में मैंने सारे ऑर्गेनेलीज डाल दिए हैं। तो अब आप देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी बॉडीज है, ये सेडिमेंटेशन इसकी जल्दी हो जाएगी, ये जल्दी नीचे बैठ जाएगा, न्यूक्लियस वगैरह। लेकिन अगर ऑर्गेनेली छोटी है, जिस तरह के राइबोसोम है, तो इसको टाइम भी ज्यादा चाहिए और स्पीड भी ज्यादा चाहिए। आपने सेल फ्रैक्शनेशन में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में है, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं, चैनल पे पढ़ा हुआ है। तो ये जो इसका क्या कहते हैं कि इसका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है, जो नीचे बैठता है, तो इसको स्पीड आप देखिए 1,50,000 इसको जो है वो स्पीड चाहिए। और दूसरी बात ये कि यो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। और दूसरी बात, इसको तकरीबन 3 घंटों के लिए रखा जाता है, तो ये नीचे बैठ जाता है राइबोसोम। फिर हमारे पास 2 चीजें बन जाती है, एक ऊपर पड़ी होती है, एक नीचे। जो नीचे बैठ जाती है उसको हम कहते हैं पैलेट, और ऊपर जो है वो सुपरनेटेंट होता है। तो पैलेट को हम निकाल लेते हैं। तो अगर ज्यादा स्पीड के साथ घुमा दिया और 3 घंटे के लिए और 1,50,000 जी पे हमने चला दिया उसको स्पीड पे, तो जो नीचे बैठ जाएगा वो राइबोसोम होगा। तो जो नीचे इसका बैठना है, जो इसका रेट होता है, इसको हम एस जो है ना, इससे जो है ना वो लिखते हैं कि इसका जो सेडिमेंटेशन रेट है, इसके लिए हम एस का लफ्ज लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं। तो ये जो इस एस को, एक जो साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, जिसने इसके बारे में बताया था, वो था स्वेडबर्ग, उसका नाम था। तो इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं, ये इसको जो सेडिमेंटेशन, और इसको हम सेपरेशन या सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, देखिए ना, कि रेट ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं तो ज्यादा स्पीड और ज्यादा टाइम के लिए हम करते हैं, तो उसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो इसके बैठने का स्पीड है, तो प्रोकैरियोट का 70 है और यूकैरियोट का 80 है, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि जो एस है वो किस लिए यूज होता है, स्वेडबर्ग यूनिट हम उसको कहते हैं, या हम उसको सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं, या उसको हम सेपरेशन रेट भी कहते हैं। तो असल में ये स्पीड है, जिस स्पीड के साथ ये नीचे बैठता है, तो उसको हम कहते हैं एस से लिखते हैं। तो प्रोकैरियोट का जो बैठने का जो स्पीड है, वो नीचे बैठने का, वो 70 है और यूकैरियोट का 80 है। आगे जाके हम इसको और मजीद डिटेल में पढ़ते हैं कि जो बड़ा यूनिट होता है और ये छोटा यूनिट होता है। तो असल में प्रोकैरियोट्स में जो बड़ा यूनिट होता है, अगर इसको हम अलहदा बिठा देते हैं, ये 2 यूनिट जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। आप इसको भी जरा
देख लें कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये दो यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो इनको मिलाया हुआ किसने है? मैग्नीशियम ने। ठीक है, तो इनके दरमियान क्या है? आयन जो मौजूद है वो है मैग्नीशियम। अच्छा, तो ये जो बड़ा यूनिट है और छोटा यूनिट है, तो प्रोकैरियोट्स में अगर इसको अलहदा बिठाना चाहते हैं इसको, तो उसको ज्यादा सेंट्रीफ्यूगेशन चाहिए, उसको हम ज्यादा टाइम के लिए और ज्यादा स्पीड के साथ घुमाते हैं। अगर सिर्फ हमने लार्जर सब यूनिट को बिठाना है या स्मॉलर सब यूनिट को बिठाना है, तो फिर दोनों का अलहदा अलहदा रेट है। ठीक है, देखें, मतलब लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोट्स का बैठता है तो 50s उसका सेडिमेंटेशन रेट है और स्मॉलर सब यूनिट का 30 है। अच्छा, अगर यूकैरियोट में देखा जाए तो बड़े यूनिट का 60s है और छोटे यूनिट का 40s है। अब इधर पैदा होती है कंफ्यूजन। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि इधर अगर देखा जाए कि ये 50s है और ये 30, तो दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए और राइबोसोम को के सेडिमेंटेशन रेट को देखा जाए तो हम 70s लिखते हैं, हालांकि 30 को 50 के साथ प्लस कर देते हैं तो 80 आता है, हम 70 क्यों लिखते हैं? और दूसरी बात, अगर इधर 60s है और ये 40s है, अगर दोनों को हम प्लस करते हैं तो 100s आता है, हम 80s क्यों लिखते हैं? ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में। तो इसको मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाता हूं। चलो, ये आपके पास एक मार्कर है, आप इसको जरा देखें। तो मार्कर के दो हिस्से हैं, एक इसका जो है ना ये कवर है और एक ये मार्कर है। अगर कवर की लेंथ को देखा जाए, चलो मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कवर की लेंथ को देखा जाए, फर्ज करो इसकी लेंथ जो है वो 2 इंचेस है। फर्ज करो, मैं सपोज कर लेता हूं कि इसकी लेंथ 2 इंचेस है और इधर से इधर तक इसकी लेंथ को देखा जाए तो इसकी लेंथ तकरीबन 8 इंचेस है। तो 2 और 8 को मिला के कितना बनता है? 2 और 8 को मिला के 10 बनता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं मिलाता हूं, इनको प्लस करता हूं, तो ये तो मेरे पास 10 आता है। लेकिन अगर इस कवर को मैं इसके ऊपर चढ़ा देता हूं तो इसका काफी सारा हिस्सा इस कवर के नीचे आ जाता है। तो चलो मैं सपोज कर लेता हूं कि इसका 1 इंच का हिस्सा इसके अंदर आ गया। तो अब आप देखें, ये 2 इंच था और ये 8, तो ये कितना बनता था? 10। लेकिन अब इसका जो है 7 इंच का जो है वो हिस्सा नजर आ रहा है और ये मेरे पास कितना है? 2। तो 7 और 2 को मिलाया तो 9 बन जाता है। एक हिस्सा इसके अंदर चुप गया। तो असल में इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। तो ये एक यूनिट जो है ये दूसरे यूनिट के ऊपर बैठा हुआ होता है। तो ये एक यूनिट दूसरे के कुछ हिस्से को कवर कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है। तो अगर कलेक्टिवली देखा जाए, कंबाइन देखा जाए, तो मतलब प्रोकैरियोट में 10 जो s है वो कवर्ड होता है और यूकैरियोट में 20s कवर्ड होता है। इस वजह से अगर हम इसको इकट्ठा देखेंगे तो ये 70 आएगा, लेकिन अगर इसको अलग अलग देखेंगे तो 30 + 50 80 आएगा। लेकिन 10s जो है वो असल में कवर्ड है, 10s जो है वो असल में कवर है। ठीक है, ओवरलैप हो चुका है। और इसको देखेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन इसमें असल में 60 और 40 को प्लस करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन इसमें 20s जो है वो ओवरलैप है। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग की वजह से कुछ हिस्सा इसका छुपा होता है, ओवरलैप होता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये 80s है और ये 70s है। ठीक है, तो ये थी, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इस वजह से मैंने इसको मतलब जरूरी समझा कि इसको इधर क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो इसके स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट है। अब देखें, स्मॉलर सब यूनिट को देखा जाए, प्रोकैरियोट का 30 है, यूकैरियोट का 40 है। ठीक है, लेकिन अगर लार्जर सब यूनिट को देखा जाए, ये 50 है और ये 60 है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो 80 बनता है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो 100 बनता है। फिर ओवरलैपिंग की बात आ जाती है आपस में, तो बीच में तो ये असल में ये 70 बच जाता है और ये 80 बच जाता है। स्वेटबर्ग का मैंने बता दिया, सेपरेशन सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है। ठीक है, अच्छा, और मैंने ये बात भी बताई कि ओवरलैपिंग की वजह से ये हम 70 और 80s लिखते हैं। अच्छा, ये जो दोनों यूनिट है ये आपस में मैग्नीशियम आयन के थ्रू अटैच होते हैं। और दूसरी बात ये कि मतलब कुछ इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं आपको कि बैक्टीरियल सेल में तकरीबन 10,000 और इससे ज्यादा भी क्या कहते हैं कि राइबोसोम हो सकते हैं। और ये राइबोसोम जो है ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज है किस चीज की? प्रोटीन को बनाने के लिए।
तो मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो किस चीज में बनता है, इस राइबोसोम में बनता है। ये छोटे छोटे फैक्ट्रियां हैं, माइन्यूट फैक्ट्रीज है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है और इसके अंदर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन किस तरह बनता है, डीएनए से कोड निकलता है, आता है हमारे पास मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनता है उस कोड से, तो फिर वो ट्रांसफर आरएनए जो है बन के हमारे पास न्यूक्लियोपोर से मतलब न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। तो फिर वो कोड आके राइबोसोम के अंदर चला जाता है और राइबोसोम जो है मतलब उसके अंदर उसकी सिंथेसिस शुरू हो जाती है, अमाइनो एसिड कलेक्ट होते हैं और कोड के मुताबिक अमाइनो एसिड कलेक्ट होते 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 एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो ये था हमारे पास राइबोसोम और राइबोसोम के बारे में कुछ डिटेल। आगे जाके हम इंशाल्लाह गोल्गी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगला लेक्चर गोल्गी बॉडीज होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।